Hello, hello everyone. Welcome to day one of this 7 days bounce back challenge. Congratulations to all for being a part of this amazing 7 days BBC, that is bounce back challenge. I can assure you, you'll be going to remember this 7 days forever. So just charge up. Just a bit of exercise. Get into mood. Yes. I can see the excitement of yours. So just charge up. Beautiful. Yes. So welcome to this day one. Take out your notebooks, your A4 size sheets, pen, pencil, everything. And I will take you to the journey of super achiever. Wonderful. What a great experience today to be among the CBSE super achievers and different state boards also. And some of my colleagues and teachers, they have also joined. So welcome you all from the core of my heart. Welcome you all and enjoy the day. Though this is the first day and you will going to enjoy for rest of your 7 days. And today we will be starting with a 10 points and how to revise the whole chapter like not-for-profit organization in just 10 minutes. So I'll be sharing all the secrets, and these secrets you have to apply in other chapters and in other subjects also. So let's start today's journey and let me ask certain few questions with my audience, with my student, with my super achievers. What is that one thing which is still holding you back to perform or to give the best out of you? What was that one thing which was holding you back to deliver, to give the more than 100% out of you? ऐसी कौन सी एक चीज थी जो अभी तक आपको रोक के रखी है आज तक बेटर से बेस्ट पे जाने के लिए, अपना बेहतर वर्जन देने के लिए, अपनी बेहतर आउटपुट देने के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है जिसने आपको रोक के रखा हुआ है अभी तक? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, पेन डाउन कीजिए फास्ट. ओके, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस. ओके, वंडरफुल. Okay, too many thoughts. Yes, too many thoughts can be sometimes really upsetting. हम कई बार सोचते रहते हैं. Oh, wonderful. Daydreaming. One has written daydreaming. So daydreaming भी कारण हो सकता है कि बैठे बैठे ख्याली पुलाव बुलाते रहते हैं. And okay, fine. Too many okay, planning. हम प्लान ही करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और एग्जीक्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है. और आजकल अब ये जो सर्दियां चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा यार अब तो पढ़ना और भी टफ हो गया है. ये सुनो. सो सारी बातें मैं मानता हूं और आपके रीजंस मैं देख पा रहा हूं, बहुत वैलिड रीजन भी है. और कईयों ने लिखा है जस्ट कोविड-19 ने जान ले रखी है. यस, कोविड-19 ने भी हमारी जान ले रखी है और अपसेट कर दिया सारा हमारा पढ़ने का तरीका, जो हमारा स्टाइल था, सब कुछ उसको ऊपर नीचे कर दिया. आई अंडरस्टैंड. सो आई रिस्पेक्ट ऑल द आंसर्स. सो लेट मी टेल यू, ये सारे रीजंस हैं एक्सक्यूजेस. मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो सब एक्सक्यूजेस हैं. बिकॉज इस साल इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी क्या होगा, टॉपर्स निकलेंगे. इस बार भी एग्रीगेट जो परसेंटेज आएगा वो 98, 99.2, 99.6 तक जाएगा.
चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो। इट मीन्स क्या उन सब बच्चों को इन सारे पॉइंट्स नहीं पता थे? क्या वो सब बच्चे इन पॉइंट से सफर नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। बट एक चीज उनमें खास बात थी, जो उनका मकसद था वो इन रीजन से बड़ा था। आप ग्रेटर ग्रेटर देन का साइन जानते हैं ना, टीचर ने सिखाया था लेस देन ग्रेटर देन। तो जो ग्रेटर का निशान था ना, वो मकसद की तरफ ज्यादा था और इन रीजंस और एक्सक्यूजेस की तरफ कम था। जब जब इनके सामने ये पॉइंट्स लिखे जाते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन, मन नहीं करता पढ़ने का, सर्दियां ज़्यादा हैं, या कोविड-19 की वजह से, तब तब उन्होंने अपने मकसद को रिवाइज किया कि व्हाट इज़ माई एम इन माई लाइफ, व्हाट इज़ माई पैशन, हाउ कैन आई रीच माई ड्रीम गोल। ये सब बातें उनके सामने बड़ी थी और ये सब रीज़न छोटे थे। तो ये रीज़न था। फाइन। तो आज आप सभी को उन बच्चों की तरह सोचना है जो सुपर सुपर अचीवर्स हैं, जो ये 1% बच्चे जो एक ऐसा मिराकल रिजल्ट लेके आते हैं, इनमें क्या खास बात है। और मैंने अपने 25 ईयर्स की कुछ लोग जानना भी चाहते हैं मेरे बारे में, तो आई एम डॉक्टर विकास विजय एंड आई एम द ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। 15 साल मैं पढ़ा चुका हूँ न्यू एरा स्कूल में, मायापुरी यानी न्यू दिल्ली के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। और I have been a part of CBSE and taking workshop for NCERT and across the globe for all the CBSE school teachers and the students. Fine, ये मेरी जर्नी रही है। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ BCom ऑनर्स किया, MCom, CWA, MPhil, PhD, LLB, B.Ed. I am a professional lawyer also. Apart from that, I am a NLP master trainer. What is NLP? Neuro Linguistic Programming, यानी ब्रेन का ट्रेनर। आई नो कैसे एक बच्चा 40-50 जो लाता है 90-95 ला सकता है अगर वो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे तो, और वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो बच्चे जिनका रिजल्ट है 100% लाना, जो बच्चे अभी 80-90 पे हैं वो भी जा सकते हैं, और जो 40 पे वो भी जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फाइन। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो सक्सेस की बात करते हैं हम, ड्रीम गोल की बात करते हैं, उस सक्सेस या गोल के लिए क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है? क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। क्या वो आपका पोटेंशियल इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपकी क्षमता, कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मैं बात करूं रिजल्ट्स मैटर करता है, यानी जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों की वजह से आता है, या फिर सर्टेनिटी बिलीफ का भी कुछ रोल होता है। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कहूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर मुझे रिजल्ट आपसे चाहिए 98% एग्रीगेट, तो उसके लिए पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है, सर्टेनिटी बिलीफ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? लेट मी नो। ओके, सो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि बच्चे कहते हैं सर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ओके, इफ आई गो विद योर स्टेटमेंट एक्शन, मान लीजिए एक बच्चे में क्षमता ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, और वो बच्चा एक्शन लेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट तो खराब आएगा। तो क्या एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है? ओके, सम रोड द पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट। लेट मी टेक योर आंसर पोटेंशियल ऑल्सो। अगर पोटेंशियल है, जैसे कि आप में क्षमता है बहुत अच्छी करने की, बट वही बच्चा एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर उस पोटेंशियल का क्या होगा? यानी आपको ड्राइविंग गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती, यानी पोटेंशियल नहीं है, और आप कार लेके बाहर चले गए तो एक्सीडेंट करके आओगे, वो एक्शन बेकार है। और अगर कार चलानी आती है बट आपको आलस है, आप नहीं चलाना चाहते, नहीं चलाते, आपका मन नहीं करता, तो नेचुरली आप एक्शन नहीं ले रहे, तो वो कार चलाना भी आपके लिए नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, वेस्ट है, बेकार है। गॉट इट? अच्छा, अब लिख रहे हैं सर्टेनिटी या बिलीफ। ओके, सो लेट मी टेल यू होता क्या है। चलिए मैं आपकी सर्टेनिटी बिलीफ की भी बात करता हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और आप भी जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं 40 से 50% बच्चे का बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब हम बच्चे को क्लास नर्सरी से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, या फर्स्ट सेकेंड में आते आते, और जब हम उसको बोलते हैं 2 2 4, या फिर जब थोड़े से और मुश्किल टेबल सिखाते हैं, वो बच्चा याद नहीं कर पाता और टीचर स्लैप मारती है, थप्पड़ मारती है, और कहती है इतने दिन से मैं टेबल आपको सिखा रही हूँ और आपको टेबल याद नहीं हो रहा। वो रीज़न क्या है? बिकॉज जो उसका ब्रेन है, दिमाग है, वो 2 2 4 क्यों होता है ये जानना चाहता है, वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए उसको टेबल याद नहीं हो रहे। बट क्योंकि मैम या टीचर या मुझे सालों साल हो गए, तो मुझे तो काफ़ी टाइम के लिए आता है, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, उसको एकदम से मुझे याद है, कंठस्थ है मुझे, बट वो तो नहीं कर पा रहा, वो तो पहली बार कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को टैग लगा देते हैं कि तू मैथ्स में वीक है, तेरे से टेबल नहीं होते, तेरे से एडिशन नहीं होती, तेरे से सब्ट्रैक्शन नहीं होती, और उसके बिलीफ सिस्टम को हम लोग मार देते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये रीज़न है।
कि जब वो इस बिलीफ के साथ कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, और चारों तरफ का एनवायरमेंट, पूरी कायनात उसको ये बिलीव कराने में लग जाती है कि तू मैथ्स में वीक है, तो सर्टेनिटी से क्या होता है, पोटेंशियल पे असर आता है उस बच्चे के, उसकी क्षमताएं भी कम हो जाती है। जब बार बार किसी बच्चे को कहा जाएगा तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो ये मानना शुरू कर देता है कि मैं नहीं कर सकता। अगर आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, इफ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, इट मीन्स आसपास के लोग कहेंगे कि इसकी इंग्लिश खराब है, पुअर है, नहीं बोल सकता। आप ये मानना शुरू कर देंगे मेरी इंग्लिश या मेरी ग्रामर वीक है। तो बिलीफ सिस्टम से क्या होता है, पोटेंशियल पे असर पड़ता है। और अगर किसी बच्चे को पोटेंशियल कम हो जाए या उसको लगता है मेरे में कम है, तो वो एक्शन भी क्या लेगा, एक्शन भी कम वाले लेगा। यानी अगर पोटेंशियल का लेवल, अगर मैं 1 में से 10 में स्केल करूं, पूरे पोटेंशियल अगर उसका लगता है 3-4 लेवल पे है, तो एक्शन भी जो है स्केल लेवल पे 3-4 ही रहेगा। और जब उस इस लेवल पे एक्शन लेगा, छोटे छोटे एक्शन लेगा, मैसिव एक्शन नहीं लेगा, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, बहुत ही मीगर, बहुत ही छोटा रिजल्ट, बहुत ही हल्का, बहुत ही एवरेज रिजल्ट आएगा। सो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बेहतर अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो क्या करना है, आज से और नेक्स्ट 7 डेज में अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी सर्टेनिटी को क्या लेके चलना है एट अ लेवल ऑफ 10। और आज से मानना शुरू कर दीजिए आप बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत ही आइडियल स्टूडेंट है, बहुत ही कैलिबर है आपके अंदर कैपेसिटीज भर भर के कैपेसिटीज है। बस आपको क्या चाहिए था, बिलीफ चाहिए था। आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी एलिफेंट की, कि उसको एक छोटी रस्सी से बांधा जाता है जब वो छोटा था, और बड़ा होने के बाद भी वो उसी रस्सी से बंधा रहता है, वो तोड़ता नहीं है। वो ये बिलीफ ही तो है। ऐसी रस्सियां हमने भी बांधी हुई है, इसको आज तोड़ेंगे। तो आज मेरा हर बच्चा प्लेज लेगा डे 1 में कि आज मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले 7 दिन में आप जो भी कुछ कहेंगे मैं करूंगा, ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, और नेगेटिव पीपल की बात नहीं सुनूंगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं बैठूंगा। मैं अच्छे लोगों, अच्छे बच्चों के बीच में रहूंगा। जैसे हमारा ऑल इंडिया सीबीएसई सुपर अचीवर्स व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जो आप पहला नंबर देखते हैं 9810278915, उस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, बी अ पार्ट ऑफ दैट। वहां पे पॉजिटिविटी आपको आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे आने वाले 7 दिन में। तो आज के बाद पॉजिटिव बिलीफ के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल को एनहांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जब आपका पोटेंशियल लेवल 10 पे पहुंच जाएगा, तो एक्शन किस तरह का लेंगे, लेवल 10 वाला आपका एक्शन होगा, मैसिव एंड डिटरमाइंड एक्शन। और मैसिव डिटरमाइंड एक्शन के साथ क्या होगा, रिजल्ट भी आपका आएगा। वाओ, गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर मैं बोलूं कि सक्सेस पाना है आपको, तो सक्सेस पाने के लिए आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत बहुत जरूरी है। यानी विनर्स माइंडसेट, जो मैं हमेशा बात करता हूं। और जो एक अचीवर होता है, अभी मैं 1 साल पहले गौतम गंभीर, आपने नाम सुना होगा, हमारे बैट्समैन इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के, उनके साथ था मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अभी आप आईपीएल में नहीं खेल रहे, बट वही आपने वर्ल्ड कप में अराउंड 90 रन मारे। तो इसे 90 नहीं सर, 97 मारे थे। मैंने कहा ओहो सॉरी सर, 97 मारे थे। तो ऐसा क्या था कि वहां 97 मारे और अब आप इंडियन टीम में नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि विकास जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, जॉब के अंदर हो, इवन पॉलिटिक्स में हो, इवन एजुकेशन में हो, कोई भी हो, हर, या प्लेयर हो या सिंगर हो, कोई भी हो, आर्टिस्ट हो, फिल्म स्टार हो, एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपने एक सक्सेस को पाना है। और सक्सेस कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस इज द सम टोटल ऑफ एम्बिशन प्लस परसिस्टेंस। यानी जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वैसे ही इक्वेशन होती है सक्सेस की, एम्बिशन के साथ क्या जमा कर दो, प्लस कर दो परसिस्टेंस। अब ये एम्बिशन है आपका एम, गोल, डिजायर्ड रिजल्ट, ये एक रास्ता है, जर्नी है जहां आप जाना चाहते हो। बट इस जर्नी को कवर करने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। और ये परसिस्टेंस, यानी आपकी जिद, आपका हट, आपका पैशन, वो गाड़ी है जिसमें बैठ के आप एम्बिशन अचीव करते हो, सक्सेस पाते हो। बट उसके लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, स्टेट ऑफ माइंड, कि यस आई कैन डू दिस, यस मैं ये कर सकता हूं। और इस स्टेट ऑफ माइंड के लिए पहले चाहिए फिजियोलॉजी। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जस्ट चेक, जिस तरह से आप अभी बैठ के मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, देखिए आप चेयर पे हैं, बेड पे हैं, सोफा पे हैं, मैट पे हैं, फ्लोर पे हैं, कहीं भी आप हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। शोल्डर्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए, लेग्स आपके क्रॉस ना हो, लेग्स को स्ट्रेट करके बैठिए, और हेड और आईज को फोकस करके देखिए जो भी मैं आपसे कह रहा हूं या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी कुछ है, फाइन। तो पहली चीज है फिजियोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जल्दी से शोल्डर्स को रोटेट कर लो, फिट हो जाओ, जल्दी से डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ताकि आप बिल्कुल एनर्जेटिक बैठें, फाइन। सेकेंड है फोकस, लेजर लाइट फोकस। लेजर लाइट फोकस, मैं फोकस की बात करता हूं बच्चे, आप जिस जगह बैठे हैं
आप जिस जगह बैठे हैं आपका फोकस इस समय मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि जहां भी थोड़ा सा फोकस हटा तो आपको एक आधा टॉपिक मिस हो जाएगा, एक आधा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा और वो चैप्टर वीक का वीक रह जाएगा। यानी अभी जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच जाएंगे अगर आपका फोकस नहीं रहा। फोकस का इंपॉर्टेंस ये है कि लुक अराउंड योरसेल्फ, जहां बैठे हैं चारों तरफ गर्दन घुमाओ और देखो, चारों तरफ गर्दन घुमाओ और देखो, लुक फॉर द रेड कलर। कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो आपके चारों तरफ लाल कलर की दिखाई दे रही है? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। देख लिया? अब मेरी तरफ देखो। नाउ गिव मी एनी टू आइटम विच इज ब्राउन इन कलर। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, अभी तो आप कह रहे थे रेड कलर पूछ रहे थे, अभी ये ब्राउन कलर कहां से पूछ लिया? सी, अभी आपका सारा ध्यान रेड कलर पे था तो सारे रेड कलर की तरफ आपको ध्यान गया और आपको सोचा कि विकास से पूछेंगे रेड कलर तो हम बता देंगे आराम से, बट मैंने गेम चेंज कर दिया, मैंने बोला ब्राउन कलर। अब आपका फोकस ब्राउन पे नहीं था। तो ऐसे ही जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज़ तो पकड़ लेंगे, जहां फोकस आपने मिस कर दिया पूरे मेरी आज डे 1 की क्लास के अंदर, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली। तो प्लीज़ बी रिमेन फोकस, एनर्जेटिक होके। तीसरा है, हम अभी मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, हमारे ब्रेन में एक दिन में करीब 60,000 से 80,000 थॉट्स आती हैं। आप गूगल करके देखना, हाउ मेनी थॉट्स इन वन डे इन अ ब्रेन। हमारे दिमाग में 60 से 80,000 थॉट्स आती हैं। कुछ थॉट्स होती हैं बहुत ही सुपर्ब थॉट्स, यानी कहते हैं ना कि अगर आप उन थॉट्स को इंप्लीमेंट कर दिया, यू कैन बी अ सीबीएसई टॉपर या टॉप शॉट बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप अलग से स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन कुछ थॉट्स होती है नेगेटिव थॉट्स, जो सेल्फ सैबोटाइजिंग होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, जो अपने अंदर हमें रोक देती हैं अच्छा काम करने से। तो ऐसी थॉट्स को क्या लैंग्वेज देनी है, क्या वर्ड्स देने, क्या मीनिंग देना है, वो आपने डिसाइड करना है। यानी कई बार होता है मेरे से ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये है लिमिटिंग बिलीव्स। तो ऐसा नहीं मीनिंग देना अपनी थॉट्स को। जब भी कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आंसर टैली नहीं होना, तो पॉजिटिव मीनिंग देना है, ये ध्यान रखना है। तो प्लीज 3 चीजों के साथ बनता है स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारा विनर्स माइंडसेट। एंड फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। मैंने कहा था रेड कलर देखो, तो आपने सबने रेड कलर की तरफ देखा। फिर ब्राउन जब पूछा तो ब्राउन पे तो ध्यान ही नहीं था। तो अब फोकस और एनर्जी वहीं रखनी है जहां मुझे रिजल्ट चाहिए। एंड व्हाट इज इमोशंस? मैं हमेशा कहता हूं इमोशंस क्या होते हैं? ई प्लस मोशन। एंड दिस इज, जो भी कोई आपको कामयाबी मिलेगी वो पॉजिटिव इमोशंस के साथ मिलेगी। अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस नहीं है तो फिर आप कुछ अचीव नहीं करते। आप देखेंगे कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है उसके बाद कितना इमोशनल फील करता है, ठीक है ना? कोई जल्दी आउट होता है, विराट कोहली कैसे इमोशन शो करता है। एवरीथिंग इन लाइफ इज इमोशंस। एंड व्हाट इज इमोशन? ई प्लस मोशन। और ई क्या यहाँ स्टैंड करता है? हमारा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बच्चे के पास सारे रिसोर्सेज हैं, अच्छी किताबें, अच्छे ट्यूटर, अच्छा स्कूल, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा घर का माहौल, अच्छा रूम, स्टेबल, बट उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता लेवल 10 पे। व्हाट इज रीजन? सब कुछ होने के बाद भी बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है क्या रीजन है? नॉट एट अ लेवल ऑफ 10। डू यू नो? यस, बिकॉज द लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। वो रिसोर्सफुलनेस की स्टेट में नहीं है। रिसोर्सेज तो है बट ही हैज नॉट अटेन्ड द सिचुएशन, अ लेवल ऑफ रिसोर्सफुलनेस। नाउ व्हाट इज रिसोर्सफुलनेस? आप ये कहेंगे रिसोर्सफुलनेस यही होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। कौन सा स्टेट ऑफ माइंड? विनर्स माइंडसेट और द मूड ऑफ अ टॉपर। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, ये हमेशा एक ऐसे जोन में रहते हैं, जोन ऑफ एक्सीलेंस। इनका मूड हमेशा हमेशा टॉपर्स वाला रहता है। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, वो रिसोर्सफुलनेस स्टेट में होते हैं। इट मींस व्हेन यू आर एट अ स्टेट फिल्ड विद द पॉजिटिव इमोशंस, ई प्लस मोशन। तो एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। हमें सुस्त बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन मैं, दिन में हम 14 से 16 घंटे काम करते हैं अभी भी स्टेज पे, बट हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। कभी आप मेरे लाइव वेबिनार्स, लाइव बूट कैंप्स देखिए, और जो लोग कर चुके हैं वो बताएंगे क्या 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 होता है। इवन दिल्ली में या बाहर भी हम जो वर्कशॉप लेते हैं, 4-4, 5-5 घंटे की वर्कशॉप एट अ स्ट्रेच हम लेते हैं। फुल डे बूट कैंप होते हैं हमारे। इवन 21 डेज का जो हमारा पीक परफॉर्मेंस है वो भी अभी आने वाला है। इतना एनर्जी लेवल हाई रखते हैं। यानी बच्चे को हमें ये सिखाना होता है कि पढ़ाई सेकेंडरी है, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसोर्सफुलनेस में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मजा आने लगेगा और वाव फैक्टर होगा। फाइन। तो दिस इज व्हाट इज द रिसोर्सफुलनेस। तो दिस इज द एक्चुअल रिसोर्स। ये आपका एक्चुअल रिसोर्स है। तो सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो 80% तो क्या है? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी।
20% इज मैकेनिक्स, यानी 80% आप क्या सोच रहे हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो 20% आपकी मेहनत है, ये जो सब काम कर रहे हो, 80% आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाएंगे। और ध्यान रखना, चीज़ों को सिंपल बनाना है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी आप क्यों अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अभी कोई चैप्टर में मास्टरी क्यों नहीं आ रही, बिकॉज यू हैव मेड द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, दैट्स वाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। गॉट इट। तो सक्सेस फॉर्मूला आपको मैं आज देके जा रहा हूं। कोई भी चीज़ है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे से समझिए। तो पहले अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कोई भी आपकी लर्निंग पहले नहीं आती। कई बार हमें सोचते हैं, टीचर्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं लर्न कर लीजिए। नो, लर्निंग बाद की बात है, पहले है अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग से अगर अच्छे से समझ आ गया तो हमें क्लैरिटी मिलती है, क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे। फिर हमें मजा आता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होना है, अच्छा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इसलिए ऐड करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये सब रीजन। जब हमें क्लैरिटी मिलती है, मान लीजिए आपके शीशे में गाड़ी चला रहे हैं, धुंधला है या बारिश हो रखी है या फॉग है शीशे पे, तो हम डी फॉगर ऑन करते हैं, एकदम से शीशा साफ हो जाता है, तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है। तो जब भी कभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे क्लैरिटी मिलेगी, एंड व्हेन यू गेट द क्लैरिटी यू विल गेट द डायरेक्शन टूवर्ड्स योर एम्बिशन, डायरेक्शन टूवर्ड्स योर सक्सेस, डायरेक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम गोल। एंड वो डायरेक्शन क्या होगा, जब आपको डायरेक्शन मिल जाती है, जब रास्ता आपको, रोड खाली मिलती है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? नाउ वो धुंध हट चुकी है शीशे के ऊपर से, वो फॉग हट चुका है, देन you get a speed, and definitely success loves speed। जो सक्सेस है वो स्पीड से ही आपको मिलता है। और एक बार स्पीड मिल जाए तो ये नहीं कि रेस पे पाँव रखा गाड़ी अंधाधुंध भगाते रहे, नहीं, आपको आगे जाके रिव्यू भी करना है कि भैया जो जीपीएस है वो सही फॉलो कर रहा हूँ, कट मैंने सही लिया, कहीं रॉन्ग रूट पे तो नहीं निकल गया। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। तो ये आपको कुछ पॉइंट थे, और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा छोटी सी एक्सरसाइज आप खुद कर लीजिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मान लीजिए कल बोर्ड का पेपर है और आज आपको जो सिलेबस है, तीनों बुक्स हैं, वो आपने 10-10 बार रिवाइज कर ली है, करीब 20 सैम्पल पेपर्स कर लिए हैं, थ्योरी सारी कर लिए है, सारा आपने आंसर सुना लिए टीचर्स को, पेपर चेक करके मिस्टेक्स भी कर दिया, एंड फुली कॉन्फिडेंट। तो जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, सोच के देखिए कैसी होगी बॉडी लैंग्वेज, बताइए, लिखिए जरा, लिखिए। ओके, कॉन्फिडेंट, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, और वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, स्माइल होगी चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, मूड अच्छा होगा, वेरी गुड। और यही मैं बोलूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा? तो नेचुरली फिर आप उतना 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 आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली होगी, नर्वस होंगे, स्टमक अपसेट होगा, पैनिक मोड में होंगे, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो आपकी तैयारी है वो रिफ्लेक्शन क्या करती है, थॉट प्रोसेस में बदलती है, थॉट प्रोसेस से हमारी फीलिंग डेवलप होती है, और उस फीलिंग से हमारे इमोशंस बनते हैं, इमोशंस से फिर हमारे एक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। ये रीजन है अच्छी तैयारी होने का फर्क एक्शंस पे जाके पड़ता है। तो रिव्यू करते रहिए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं डे 1, और डे 1 का है आज पूरा का पूरा। जल्दी से रजिस्टर्स निकाल लीजिए, नोट निकाल लीजिए, अगर A4 साइज की शीट है तो शीट निकाल लीजिए, बिकॉज हम लोग करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का चैप्टर सिर्फ 10 मिनट में, यानी 10 मिनट्स में। मैं तो थोड़ा सा अभी एलैबोरेट करूंगा, पर आप जब उसको लिख लेंगे अपने हाथों से, अपने पेन से, अपनी हैंडराइटिंग में, तो 10 मिनट के शीट्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। और इसके साथ मिलेगी आपको आज एक वर्कशीट जिसमें है 20 क्वेश्चंस, और 20 के 20 क्वेश्चन आपको आज रात को 12 बजे से पहले पहले हमें प्रोवाइड करने हैं। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? ईमेल आईडी है यहाँ पर हमारी, उस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। आप अगर ऐप पे देख रहे हैं, ऐप पे कर सकते हैं। जो नंबर है हमारा 9810278915, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यानी जो भी कुछ करना चाहे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो हमारी आपको पता ही है ईमेल आईडी क्या है, पता है ना आपको? यस 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 यस, जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं जानते हैं, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। हमारी वेबसाइट पे भी, या वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं आप, ऐप पे भी अपलोड कर सकते हैं। यस,
तो आप जैसे मर्जी या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपका गिवन है स्क्रीन पे, पहला नंबर। तो चलिए तो शुरू करते हैं, और रजिस्टर डायरी निकाल लीजिए और लिखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा चैप्टर सिर्फ 10 पॉइंट में खत्म होता है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स, और हम पैनिक हो जाते हैं, और हमें ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना कि क्वेश्चंस पे। हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, हमें देना है ध्यान किस पे, क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप लिखिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, और एनपीओ जल्दी से बना लीजिए। रिसिप्ट पेमेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, देखिए जरा, इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। यस, तो जल्दी से बनाइए सब्सक्रिप्शन। मैं एक एक आइटम बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और बहुत अनऑर्थोडॉक्स वे से, यानी कि अभी जिस तरह से आप कर रहे हैं मैं उस ढंग से नहीं बताने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये नया तरीका होगा। तो आप लिख लीजिए, यस, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें आपके लिए ताकि अच्छे से आप देखें, क्योंकि सारा फोकस अभी हमारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे रहने वाला है। तो अभी सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट पे ध्यान दीजिए और नंबर डाल दीजिए जो जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट नंबर 1, रिसिप्ट साइड पे डालिए सब्सक्रिप्शन। फाइन, कुछ बच्चे को मन में आएगा, सर ये सब्सक्रिप्शन ना, वर्ड सुनते ही बॉडी में ना अलग से कपकपी सी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर ये कभी कुछ ऐड करने को बोलते हैं, कभी कुछ माइनस करने को बोलते हैं, कभी बोलते हैं इतने मेंबर्स ने इतना पे किया, कभी बोलते हैं कुछ बैड डेट्स हो गया। सर ये समझ नहीं आता होता क्या है। तो मेरे बच्चों, मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपसे, बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा। पहली बात तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता है। इनका मकसद है क्या, समाज सेवा करना। अब जैसे हम लोग ये वाला जो जो अभी ले रहे हैं आपके साथ 7 डेज चैलेंज, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, उन बच्चों को हेल्प करना जो थोड़ा सा अभी भी घबरा रहे थे। और 2020 जो साल खत्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ खत्म हो, क्योंकि मैं बिलीफ सिस्टम पे काम करता हूँ, हर बच्चे का बिलीफ हाई हो, ये मकसद है। तो ये हमारा क्या है, एक सोशल वर्क है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होती हैं, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट हाँ वो सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं। सब्सक्रिप्शन तो थोड़ा बहुत नॉमिनल वैल्यू, तो हो सकता है आगे जाके हम कहें कि ठीक है, इतने बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, टीम है, हमने थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन रख दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट टू मीट द सर्टन एक्सपेंसेस। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन, ये भी क्लियर हो गया। मान लीजिए मैंने जिम खोला हुआ है, और वो जिम है एक चैरिटेबल जिम। आई एम नॉट चार्जिंग टू मच अमाउंट फॉर द जिम, बट एक नॉमिनल से 100-200 रुपया मैंने आपसे चार्ज कर लिया जिम का। सो ये जो आप मेंबर्स मुझे फीस दे रहे हैं, इट इज़ अ सब्सक्रिप्शन। अगेन बोलना चाहूँगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, जस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स, लाइट वाइट, ये सब खर्चा है, उसका सब्सक्रिप्शन का वो जिम चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम मिस कर देते हैं, वो है 11th क्लास का चैप्टर 4। आप कहेंगे सर ये 11th के 4 चैप्टर में कहाँ ले गए आप हमें। चैप्टर 4 जो है 11th क्लास का, वो जल्दी से पढ़ लीजिएगा जब ये खत्म होता है सेशन हमारा। वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। किसका है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। उस चैप्टर में क्या लिखा गया है कि जो भी बिजनेसेस कैश बेसिस फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, वो अपनी इनकम या एक्सपेंस देखते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया, बट एक्रूअल के हिसाब से देखते हैं कितना सर्विस इस साल दिया है, वो सिर्फ इनकम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये एक्रूअल बेसिस के बेस पे हमारे अकाउंट बन रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर, और कैश बेसिस पे बन रहा है रिसिप्ट पेमेंट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि भैया बताइए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कौन से बेस पे बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर। वो आपको 11th क्लास का चैप्टर 4 हेल्प कर रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है और इनकम एक्सपेंडिचर बनता है आपका एक्रूअल बेसिस पे। चलिए, तो अब आपके सामने है एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल। मैंने कहा मैं डिफरेंट तरीके से लूंगा और एक ही शीट पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बताइए, 2 स्टूडेंट हैं या 2 हैं पर्सन जो मेरे जिम में आ रहे हैं। ये पहला पर्सन है, या फिर मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं आपका नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट का, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आप हैं 12th के स्टूडेंट, मैं आपके लेवल पे रिलेट करता हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे। एक स्टूडेंट है जिसने इस साल का फीस हमें देना है, अभी हमने पूरे साल पढ़ाया उसको, और ये 12th का फीस अभी उसने हमें देना है। आई हैव गिवन द सर्विस, क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है, बताइए। आई हैव गिवन द सर्विस, बताइए क्या ये मेरी इनकम है या नहीं है। आई हैव गिवन द सर्विस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इनकम है, बिल्कुल सर्विस दे दी। एक और बच्चा है दूसरा, ये 4 बच्चों की स्टोरी है। इस बच्चे ने 12th की फीस हमें 11th में ही पे कर दी थी,
ट्वेल्थ की फीस 11th में ही पे कर दी थी, तो बताइए क्या इसकी फीस इस साल की आ चुकी है, नहीं आ चुकी? बिल्कुल आ चुकी है सर, लास्ट ईयर दे तो चुका है। क्या हमने सर्विस दे दी है? हाँ सर सर्विस दे दी है, बट पैसा नहीं आया इस साल, तो इनकम कैसे होगी? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब ये पैसा दे चुका है आपको लास्ट ईयर इस साल के लिए, तो आप कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं आया? ही हैज पेड द मनी इन एडवांस इन लास्ट ईयर। ठीक है सर, तो ये भी इनकम है, तो ये दोनों चीजें हमारी इनकम में जाएंगी। अब ये जो दो बच्चे हैं ब्लैक कलर से ब्लैक लिस्टेड, यानी यस ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इनको, इस बच्चे ने जो है फीस जो अभी है 11th में फीस नहीं दिया था जब ही वाज स्टडीइंग इन 11th, नाउ ही केम टू 12th, और 12th में आके सबसे पहले मुझे इसने 11th का फीस दिया, या तो बैलेंस था या कुछ भी था। अब बताइए वो जो फीस मुझे पिछले साल का दे रहा है, मैंने सर्विस कब दिया इसको? सर लास्ट ईयर दिया। तो जब सर्विस लास्ट ईयर दिया तो ये ऑलरेडी एक्रूअल के हिसाब से उस साल की इनकम में ऐड हो चुका है। क्या ये साल की इनकम है? नहीं सर, ये तो दो बार काउंट हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की नहीं लेते हम, एक्रूअल में करंट ईयर की लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा है, चारों में से एक और बच्चा है जिसने कि क्या किया है, मुझे कॉलेज की फीस अभी दे दी है। जैसे इस बच्चे ने 11th का फीस अभी आके दिया है, तो वो 12th में, बट 11th का फीस अब आके दिया, मैंने इनकम में नहीं लूंगा, इसको इनकम नहीं है। ऐसे एक बच्चे ने 12th में पढ़ रहा है, कॉलेज के 2000 रुपए एडवांस दे दिया, सीट बुक करा लिया, अब वो जो 2000 रुपए आया है क्या वो हमारा इनकम है? नो, क्योंकि सर्विस देंगे उसको नेक्स्ट ईयर में, तो ये भी इनकम नहीं है। तो हमें क्या समझना है, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, चार बच्चे समझ लेना, दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी इनकम है और वो ऐड होगी, दो की इनकम नहीं होती जबकि पैसा आ चुका है इस साल। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बात बताने वाला हूं, ये जो है 12th फीस येट टू बी रिसीव, पैसा नहीं आया, फिर भी हम इसको ऐड कर रहे हैं इनकम में। देखिए ऐड करते हैं, ये ऐड का निशान है। 12th की फीस 11th में दे दी पिछले साल, इस साल कुछ भी नहीं आया, फिर भी ऐड कर रहे हैं, तो कितना अजीब सी बात है कि जो इस साल पैसा नहीं आया तब भी वो इनकम है, और ये दोनों पैसे जो इस साल मनी रिसीव हुआ है उसके बाद भी इनकम में ऐड नहीं कर रहे। रिसिप्ट तो है, इनकम नहीं है, रिसिप्ट तो है, इनकम नहीं है। वो दो चीज कौन सी है? एक, जो अब जब भी कभी हम इस साल पैसा रिसीव करें पिछले साल की सर्विस का, और या फिर अगले साल सर्विस देनी है उसका पैसा रिसीव कर लें, ये दोनों की दोनों इनकम में नहीं आती। फाइन, इसलिए हम बोलते हैं जब हम सब्सक्रिप्शन पढ़ाते हैं आपको कि भैया याद रखिए दो चीज ऐड होनी है, दो चीज माइनस होनी है। ऐड कौन सी करने हैं? आउटस्टैंडिंग जो साल के एंड वाला होता है, और एडवांस जो साल के बिगनिंग का होता है, ये हम आपको सिखाते हैं। सेम वे आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की है वो माइनस करते हैं, और एडवांस जो है एंड ऑफ द करंट ईयर माइनस करना है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन सबको क्लियर होना चाहिए, वर्कशीट में कराएंगे इसके, और वर्कशीट भी मैं आपको दिखा दूं किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि ये भी तो बनता है ना। देखते हैं हम वर्कशीट को भी, इस तरह से आपको वर्कशीट कराई जाएगी, यानी जो मैं थ्योरी बता रहा हूं साथ साथ क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पहली पहली लाइन बताई थी कि भैया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप हमें भेज सकते हैं। फाइन, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कौन सा इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कहेंगे सर हॉस्पिटल, ये भी हो सकता है, स्कूल, चैरिटेबल स्कूल की बात हो रही है, स्पोर्ट्स क्लब, हाँ, तो आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ फंड नहीं होता? डोनेशन, हाँ सर आती है डोनेशन। कहाँ आती है? आपके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, धर्मशाला है, चैरिटेबल स्कूल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल आती है। सब्सक्रिप्शन, हाँ अभी भी तो बताया सर आपने, मेंबरशिप फीस होती है। उसके बाद ऑनरेरियम, यानी कोई भी चीज़ हमें किसी के लिए सर्विस दे रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है। तो एक है सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन का पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे से हम आपको ये वर्कशीट के साथ नोट्स दे रहे हैं, तो आपको ये रात तक खत्म करके हमें भेजना है। 20 क्वेश्चन की वर्कशीट रहेगी। फाइन, तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन का, कि हमारा सब्सक्रिप्शन कवर हो गया। सेकंड पॉइंट, जल्दी से आइए। सेकंड पॉइंट किसका है? सैलरी का। ठीक है जी, अब इस सैलरी को कहां लिखते हैं? देखिए अब एक बात और है, मैं ये साथ साथ क्यों दिखा रहा हूं आपको, बिकॉज यू शुड नो कि सर जो भी कोई हम डिस्कस कर रहे हैं उसका इंपैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पे पड़ेगा, यानी जो भी आइटम रिसिप्ट पेमेंट की है उसका इंपैक्ट, करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पे पड़ता है। दूसरी आइटम है सैलरी, और सैलरी हमारी पेमेंट साइड पे है तो वो जाएगी एक्सपेंस में। सब्सक्रिप्शन था हमारा रेसिप्ट में, तो पहली दो आइटम हमने डिस्कस कर लिया। सब्सक्रिप्शन हमारा रेसिप्ट में था, और पेमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं सैलरी। सैलरी को भी जब आप एक्सपेंस में डालेगा तो वही एक्यूरल बेसिस डालिएगा कि ऐसी कौन सी पेमेंट है जो हम स्टाफ को दे रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स को दे रहे हैं, जिसकी सर्विस वो हमें इस साल दे रहा है।
ध्यान रखिएगा, जिसकी सर्विस इस साल हमें दे रहा है स्टाफ, वही हमारा खर्चा है। अगर किसी वर्कर ने हमारे लिए लास्ट ईयर काम किया था और मैं उसको सैलरी आज दे रहा हूं, तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा, वो लास्ट ईयर का खर्चा है। इसी तरह से मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं 2021 या 2022 के लिए, पेमेंट तो कर दिया, सर्विस वो अगले साल देगा, तो इस साल का खर्चा नहीं होगा। तो यहां भी वही रूल लगेगा जो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए बताया कि करंट ईयर वाला जो पैसा है अभी पे करना है ऐड, जो हमने उसको लास्ट ईयर दे दिया था इस साल के लिए, तो सर्विस तो हमने ले ली इस साल, तो हमारा एक्सपेंस बन गया। ऐसे ही हमने सैलरी पे किया 2019 का, तो वो माइनस कर देंगे भैया, वो तो एक्सपेंस है नहीं। एंड मैंने एडवांस 2022 के लिए पे कर दिया, वो भी माइनस कर देंगे, हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता। ये है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 2 सैलरी। ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको अपने नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। पॉइंट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 2 एक्सपेंस। नाउ पॉइंट नंबर 3 बहुत बहुत क्रूशियल है, पॉइंट नंबर 3, और देखिए क्या है, ये है हमारा रिलेटेड टू स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी हो गया, मेडिसिन हो गया, इसको हम बोलते हैं कंज्यूम पार्ट निकालने का फॉर्मूला। और ये 3 मार्क में आता ही आता है, और मैं आपको बता दूं आपके सैंपल पेपर में भी है इस साल, आप देखिएगा। तो कंज्यूम पार्ट के लिए क्या क्या बातें याद करनी है वो हम एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भैया हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सिखाया था आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ नेट परचेज ही मान लीजिए। मेरा ये मानना है स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम हो, जब भी किसी का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो और साथ में परचेजेस गिवन हो, तो इसका कंज्यूम निकल के एक्सपेंस में जाएगा। तो देखिए हमने क्या बना रखा है, ये आपको फॉर्मूला बना रखा है कि ये स्टेशनरी कंज्यूम पार्ट जाएगा यहां पर, ठीक है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ना जितना परचेज किया। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट ओनली द कंज्यूम पार्ट। बात ये आती है बेटा, परचेजेस कई बार नहीं गिवन होते हैं। अब सर परचेजेस नहीं गिवन तो फिर क्या होगा, पेमेंट्स दे देते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम आपको, मान लीजिए पेमेंट साइड में गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 5000 रुपये, ये हमने पेमेंट्स पे करी है, ये परचेजेस नहीं है। और नीचे आपको एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। जब आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, साफ साफ ये चाहते हैं कि आप क्या निकालिए, कंज्यूम पार्ट निकालिए। कैसे, पहले परचेज ढूंढो। अब ये परचेज ढूंढना क्रेडिटर्स अकाउंट से निकालना है, और आई होप लास्ट ईयर बच्चे सिंगल एंट्री में 11th क्लास में किया होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बीपी अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बीआर अकाउंट। वहां पे क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, और जो भी पेमेंट्स करा है वो टू कैश। अब बैलेंस आ जाएगा बाय परचेज, वो यहां पे डाल देंगे। तो सिंपल क्रेडिटर्स अकाउंट बना के हम इसमें परचेजेस फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स और बन जाता है जब हम क्रेडिटर्स के साथ साथ क्रेडिटर्स को जो एडवांस दिया है उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो। जो हमने क्रेडिटर्स को एडवांस दिया है उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, तो वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिटर्स अकाउंट में एडवांस आ जाएगा, और एडवांस को हम एसेट मानते हैं। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस एंड बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस। तो ये हमारा, ये जो हमने आपसे डिस्कस किया है, ये बनता है हमारा पूरा पूरा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कैसे बनता है वो हम आपको साइड में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कहां आएगा, जल्दी बताइए सर। क्रेडिट में आएगा, वेरी गुड। तो बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। इसी तरह से जो एडवांस होगा वो बीडी यहां आएगा और सीडी यहां आएगा। टू कैश में आएगा पेमेंट्स जो हमने पेमेंट्स करी है, और यहां आ गया जो हमें ढूंढना है बाय परचेजेस, ये फॉर्मूले में आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं सर फॉर्मूला, हमें अकाउंट से बड़ी घबराहट होती है, क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल रहेगा वही जगह, परचेज की जगह पेमेंट्स ऐड कर दीजिए, प्लस 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 कौन सी, सारी इस साल की चीजें ऐड। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स एट द एंड प्लस, ओके, और एडवांस इन द बिगनिंग प्लस, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने जो एंड का जो है क्रेडिटर्स है वो होंगे जिनसे हमने इस साल मटेरियल लिया है, इस साल के खर्चे हैं। जिनको मैंने एडवांस साल के शुरू में दिया था वो भी रॉ मटेरियल 12 महीने में दे चुके हैं, वो भी एक्सपेंस है। माइनस क्या, माइनस जिन क्रेडिटर्स को हमने पैसा दिया लास्ट ईयर का, कब, करंट ईयर में, वो माइनस, एंड माइनस एडवांस एट द एंड, जो प्रीपेड मैंने कर दिया अगले साल के लिए वो माइनस होगा, एंड देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूले से भी और इस तरीके से भी। फाइन, ये था नंबर 3। नंबर 4 लिखिए, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड यानी स्पेशल फंड। बट ये स्पेशल फंड में क्या हम देते हैं,
सर्विस। अगर यही पवेलियन फंड बिल्डिंग फंड है तो इसमें हम क्या बनाते हैं, एसेट, फिक्स एसेट बनाते हैं। तो दोनों के दोनों है तो स्पेशल कैपिटल एसेट, बट पर्पस अलग है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको याद होना चाहिए कि ये सर्विस के लिए आया है या एसेट के लिए आया है, बिकॉज दोनों में एक पॉइंट है, एक स्टेप है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो टूर्नामेंट फंड हो या मैच फंड हो, इसका कोई भी आईएनई अकाउंट में कुछ नहीं करना अनलेस एंड अनटिल जो आपके एक्सपेंस हैं वो फंड से ज़्यादा हो जाएं। दोबारा देख लीजिए, अगर आपके एक्सपेंस है 15,000 और आपका जो फंड है वो सिर्फ 10,000 है, इस केस में 5,000 बन जाता है नॉर्मल एक्सपेंस, वो एक्सपेंस में आ जाएगा। अदरवाइज कभी भी वो आईएनई अकाउंट में नहीं आता स्पेशल फंड। ठीक है, तो ये है टूर्नामेंट फंड, मैच फंड। इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगी, यानी एक ही शीट पे हमें पूरा सब कुछ मेंशन कर देना है और देखते हैं कहाँ है नंबर 4। ये है नंबर 4, आ जाइए और आप एंजॉय करेंगे। जल्दी से गिव अ रीडिंग कि यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ भी 4 है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। जल्दी से रीडिंग कीजिए और फिर डिस्कस करते हैं। सो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी में आएगा और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में आएगा। इसका करस्पॉन्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। अब कोई भी अगर फंड है तो अपने साथ की सारी रिसिप्ट, यानी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये कि अपने साथ सारे के सारी चीजें अपने साथ खींच लेगा। तो इफ द फंड इज देयर, टूर्नामेंट फंड इज देयर, तो जो भी डोनेशंस होंगी किसके लिए, फॉर टूर्नामेंट, वो यहां पे ऐड हो जाएंगी हमारी। कोई भी आपने टिकट्स बेच के टूर्नामेंट कराया और टिकट्स को सेल करके प्रोसीड आया, वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा। कोई आपने इन्वेस्टमेंट यहां कर रखी थी और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ध्यान से सुनिएगा, रिसीव्ड है, तो ऐड हो जाएगा। कोई टूर्नामेंट एक्सपेंस किया है आपने, कोई खर्चा किया है, तो यहां माइनस होगा, और जो माइनस होगा वो टूर्नामेंट एक्सपेंस पेड भी माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग में माइनस होगा। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फाइन। अब बात करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट की ऑन टीएफआई यानी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये बात 2 साल पहले बोर्ड में आई और मैं हर बोर्ड के एग्जाम से पहले रात को लाइव जाता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, अकाउंट्स गुरु पे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब अकाउंट्स गुरु टीएम तो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो वहां मैंने रात को पूछा, बच्चों हो सकता है कल सुबह हम आपसे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पूछ लें, और इत्तेफाक की बात है कि वो सुबह 3 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये ट्रीटमेंट करीब 30 से 40% बच्चों का रॉन्ग था। वो एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट पर तो डाल के आ गए, साथ में इनकम में डाल दिया, वो इनकम में नहीं डालना था, वो यहीं पर ऐड होगा अपने फंड में और ये बैलेंस शीट में एसेट आएगा। तो जो भी कोई स्पेशल फंड की चीज होती है, प्लीज लिख लीजिए, कभी भी वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती, एक्सेप्ट जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई भी स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई चीज नहीं जाती। एक ऑप्शन तो था जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएं फंड से, वो तो हो गया, बट नॉर्मली इंटरेस्ट वगैरह नहीं जाते। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो हम यहां ऐड कर देंगे और कैश में ऐड हो जाएगा इधर एसेट साइड में, जैसे अकाउंटिंग वेशन में करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव कैश प्लस और कैपिटल प्लस, उसी तरह से। दूसरा, अगर वो एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो एसेट साइड पे जाएगा, हमारा एक्रूड इंटरेस्ट यानी करंट एसेट है, और अपने ही फंड में ऐड हो जाएगा यानी एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। बात यह आती है कि अगर ये एक्रूड इंटरेस्ट था तो बैलेंस शीट के दोनों तरफ आया, बट मैं अगर बात करूं इसी से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल लेते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब टूर्नामेंट एक्सपेंस पेड है, वो तो माइनस होगा, अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेड है वो यहीं से माइनस होगा, बट अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी यहां से माइनस होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने कहीं बहुत रेयर पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो अच्छी बात है कि जो भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है स्पेशल फंड से रिलेटेड, वो अपने फंड में तो माइनस होगा, साथ में उसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अलग से, टूर्नामेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यानी उसकी दोनों की दोनों ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही हो जाएगी लायबिलिटी साइड पे, ये नोट कर लीजिए, फाइन। तो क्या सीखा आपने, अगर एक्रूड इंटरेस्ट है स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट पे तो बैलेंस शीट में एसेट में भी आएगा, लायबिलिटी में आएगा, बट अगर स्पेशल फंड का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो अपने फंड से तो माइनस होगा एक्रूड के हिसाब से, और क्योंकि ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी साइड पे भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा, ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 4 के बाद पवेलियन फंड की बात कर रहे हैं 5, यानी ये भी स्पेशल फंड है बट किसी एसेट को बनाने के लिए आता है, पवेलियन फंड हो या बिल्डिंग फंड हो। अगर आपके पास 10 लाख का फंड है और 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन पे, तो वो 4 लाख रुपीस आपको इस फंड से माइनस करना पड़ेगा। 4 लाख क्यों, क्योंकि यू हैव यूज्ड, और जितना यूज कर लिया हम मान के चलते हैं उतना पार्ट पवेलियन बन चुका है, उतना पार्ट एक बिल्डिंग बन चुकी है, यानी वो
कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस है यानी प्रोसेस में है, तो उतना ही वो एसेट फिक्स एसेट में आएगा, बिल्डिंग या पेवेलियन जितना कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यानी आप फ्लाईओवर बना रहे हैं इतना लंबा 2 किलोमीटर जितना, बट अगर आपको लगता है कि 1 किलोमीटर जितना बन चुका है फ्लाईओवर, तो वो उतना आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर बिल्डिंग फंड हो उसमें से माइनस करेंगे, जितना भी कंस्ट्रक्शन हो गया, फंड यूज हो गया, वो माइनस कर देंगे, और कोई भी डोनेशन है ऐड कर देंगे। एक चीज का बात ध्यान रखना और रखना बहुत क्रूशल है, जितना हम माइनस करेंगे उतना ही जाके कैपिटल फंड में वो ऐड होता है। रीजन क्या है, वो हमारा परमानेंट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। क्योंकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड में फॉर्मूले में देखते हैं, जब हम सिखाते हैं रेशियो एनालिसिस में फॉर द एसेट साइड, तो नेट फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स एसेट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए जितना जितना बनता रहेगा वो परमानेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज हो जाता है। तो फंड इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फंड, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट नंबर 5। चलिए पॉइंट नंबर देखते हैं 6, यानी 10 पॉइंट्स में हम पूरा खत्म करने वाले हैं। यानी आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो वर्कशीट आपको दूंगा वो सारे के सारे 20 क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से होंगे। पॉइंट नंबर 6 है आपकी हिडन या इंप्लाइड एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल लोन से रिलेटेड, ये हम हर क्वेश्चन में देते हैं और आप पिछले कितने सालों में उठा के देखेंगे, हमने हमेशा चेक किया आपको। अब रिसिप्ट साइड में लोन गिवन है, अगर लोन हमने बोरो किया तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो लोन की डेट भी बड़ी क्रूशियल होती है, बिकॉज उससे पता लगता है फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी हैव यूज द लोन। तो इस डेट को ये मत समझना कि डेकोरेशन के लिए दे रखा है, टाइम पास के लिए दे रखा है, नो, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। तो ये जो डेट है, इसको डेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए अपने, जो मैंने कहा था आपको 3 पेन आपने ले रखे होंगे, हर एक कलर पेन से अलग चीज हाईलाइट कर लीजिए। वेन एवर द डेट ऑफ द लोन इज गिवन, यू हैव टू कंसिडर द डेट ऑफ द लोन टिल द ईयर एंड। इसके लिए आप छोटा कैलेंडर लेके जाएंगे, जो छोटा सा भगवान जी का कैलेंडर मिलता है एग्जाम में, उसमें से मंथ्स गिन लेना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जुलाई को भी लेंगे क्या? वो अगस्त से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं 8 मंथ्स, तो प्लीज़ ये रॉन्ग हो जाता है अच्छे अच्छे बच्चों से। तो 1 जुलाई में जुलाई लेंगे, 31 जुलाई लिखा होता तो जुलाई को हम नहीं काउंट करते, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताया था। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा बनता है 7,500। लेकिन इस 7,500 में से हमने ऑलरेडी कितना पे किया, ओनली 4,000। अब यूज कॉमन सेंस, 7,500 में से 4,000 दे दिया, कितना बाकी बचा है 3,500, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। यही बात बता रहे थे, जैसे ही आउटस्टैंडिंग हो गया, क्लास 11th में भी यही बताते थे, रेंट में प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी में प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका 3,500 का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी साइड पे हम उसको अलग से दिखा देंगे 3,500। कैसे? लोन के अंदर ऐड करके, यानी जो लोन था हमारा 1 लाख का तो लोन था ही, बट साथ में हमने 35 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था। तो जो इंटरेस्ट 4,000 पे कर चुके हैं वो सिर्फ एक जगह आएगा, जो एडजस्टमेंट के बाद, हिडन एडजस्टमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग आ रहा है या प्रीपेड आ जाए बाई चांस, वो हमें 2 जगह असर करना होता है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 6, और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी अब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने में। मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ब्रेन को क्या चाहिए, वो चीज़ दे रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा। और अगर कुछ बच्चों को लगता है मुझे आता था पहले से, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू द टीचर्स, बट व्हाट वी आर डूइंग इन वन प्लेट शीट, आई एम गिविंग यू 10 आउट ऑफ 10। और अभी आपसे खेलूंगा केबीसी, इसके 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 3 के 3 क्वेश्चन में आपने आंसर देना होगा। फाइन, अभी खेलेंगे जस्ट थोड़े देर बाद। चलिए 7th क्वेश्चन अगेन है, ये भी हॉट फेवरेट पॉइंट है हमारा, कि एसेट साइड पे हमने इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको 40,000 रुपए। ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स में जाएगी, लेकिन इसका इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च जितना भी होता है निकालिए। इंटरेस्ट 6%, कितने मंथ होंगे 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स के हिसाब से हमारा निकलता है 1,200 रुपया, 1,200 रुपीज़। इस 1,200 में से आपने मुझे 300 दे दिया, तो बाकी कितना बचा, 900 बचा। ये है 900 हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। तो हम इनकम में क्या दिखाएंगे, एज पर एक्रूडल बेसिस जो रिसीव्ड है प्लस एक्रूड दोनों दिखाएंगे। और ये 900 रुपये दूसरा कहाँ आएगा, दूसरा आएगा बैलेंस शीट के एसेट में। तो जल्दी से यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दीजिए कि एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एक्रूड इंटरेस्ट ये हमने अलग से लिखना है, यानी ये एक्रूड इंटरेस्ट अलग है जो आपको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, एंड ये एक्रूड इंटरेस्ट नॉर्मल वाला है हमारा 900। ठीक है जी, तो नोट कर दीजिए आप जल्दी से फास्ट। तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट हो गया सिंपल वाला। कौन सा सिंपल वाला, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वाला, यानी यहां पे हम वो नहीं दिखा रहे, कौन सा जो स्पेशल था वो नहीं दिखा रहे। तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 900 रुपया। चलिए, तो पॉइंट नंबर हमारा हो गया
सिक्स या सेवन्थ हो गया। एट्थ पे चलते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये 8 पॉइंट आप यहां भी देख पा रहे हैं और यहां भी है। ये कहना चाहता है क्वार्टरली रेंट है 3,000 रुपये, हमें हर क्वार्टर का 3,000 देना था हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और इस 3,000 में से रेंट जो अनपेड रह गया वो लास्ट क्वार्टर का अनपेड रह गया, यानी आखिरी क्वार्टर का अनपेड है। मुझे बताइए, साल में 3 क्वार्टर होते हैं, जैसे ये साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी ये 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। ये इसने फोर्थ वाला पे नहीं किया, तो हर क्वार्टर में 3 3 महीने होते हैं, कई कई लोग 4 4 महीने बोल लेते हैं, हमेशा गलत करके आते हैं, प्लीज ऐसा ना करिएगा। तो आपको क्या करना है, इस 3 क्वार्टर में जो 3 क्वार्टर है पे कर दिया, वो तो हमारा इस साल का है, और लास्ट के 3 मंथ्स का हमने पे नहीं किया, तो यानी टेक्निकली हमने सिर्फ 9 मंथ्स का पे किया है। ये बात क्लियर है? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर क्वार्टरली 3,000 है तो पूरे साल का कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। अगर क्वार्टरली 3,000 है तो जल्दी बताइए। वेरी गुड, सही बोला आपने, वेरी गुड, 12,000 होना चाहिए। इस 12,000 में से 3,000 हमने नहीं पे किया, तो इस साल हमने कितना पे किया सर? 12 में से माइनस कर दिया, तो हमने सर 9,000 पे किया है। बहुत बढ़िया। तो अगर हमने 9,000 पे किया है तो देखते हैं पेमेंट साइड में कितना है, क्वेश्चन में चेक करते हैं पेमेंट साइड में कितना है। यहां ओ बाप रे बाप, यहां तो 15,000 है रेंट। रेंट मान लीजिए, म्यूनिसिपल टैक्स मान लीजिए, और आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं आपको बता दूं अगेन, एनसीईआरटी बुक के अंदर इसके सिर्फ 19 क्वेश्चंस गिवन है, 19 क्वेश्चन गिवन है, लिख लीजिए, सिर्फ 19 क्वेश्चन है, और ऐसे ही लगभग 10 12 15 इलस्ट्रेशन है। आप कल, यानी आज तो डे 1 है, कल ये असाइनमेंट तो करेंगे, बट 1 घंटा कल निकाल के आप एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन और एनपीओ के पीछे बैक क्वेश्चंस पढ़ लेना, और जो बॉक्स आइटम है, यानी जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का, वो बॉक्स आइटम करने के बाद आप 1 मार्क के क्वेश्चन कर पाएंगे, और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करके जो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 6 मार्क का आएगा, या कई बार हमारे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एनपीओ के, एंड 1 के 2 ओटीक्यू या थ्योरी आ जाती है, तो आप कर पाएंगे बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर ये म्यूनिसिपल टैक्स का पॉइंट एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, आपको वहां से करेंगे तो बहुत और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स जो 15,000 पे किया है, उसमें से साफ साफ बोला गया है कि भैया इस साल का 1 क्वार्टर का नहीं पे किया, तो इस साल का कितना नहीं पे किया, 3,000 रुपये, तो वो आउटस्टैंडिंग था, हमने ऐड कर दिया 15 में से 3,000, तो टोटल हो गया हमारा 18,000। अब आप दिमाग लगाइए, अरे 18,000 पे कर दिया, हाँ, इसका मतलब 18 हमारा एक्सपेंस होना चाहिए था, और तो लास्ट ईयर का कितना होगा सर? लास्ट ईयर का टोटल तो होता हमारा इस साल का 12,000, 12 में से 18 में, अरे 6,000। ये 6,000 क्या चीज़ आ रही है? ये 6,000 आपने लास्ट ईयर का पे किया है। तो जो लास्ट ईयर का पे किया है, क्या वो एक्सपेंस है? नहीं सर, बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं है, तो वो ओपनिंग की बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगा। तो हमने क्या किया, हमने रेंट पे किया था 15,000, 15 पे, हमें नहीं पता क्या है, 15 पे कर दिया, और जो इस साल का बचा था 3,000, वो भी हमें पे करना था, ऐड आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, ऐड कर दिया, टोटल मिला के आ गया 18, और जो पूरे साल का बनता है वो बनता है सिर्फ 12,000, तो 12 के बदले हमने 18 पे कर दिया, 6,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा जो पे किया, वो हमारा हो गया क्या, आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का। कई लोग पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर ये प्रीपेड एट द एंड हो गया, ये प्रीपेड एट, अरे भाई जिसके पास 3,000 रुपये नहीं है पे करने के लिए इस साल के, इस क्वार्टर का नहीं पे किया, तो वो अगले साल के लिए एडवांस कैसे पे करेगा? प्लीज दिमाग पे जोड़ डालिए, किसी ने इस मंथ की फीस नहीं पे करी, और क्या वो अगले महीने की प्रीपेड दे रहा है? फीस पॉसिबल नहीं है, पहले वो इस मंथ की फीस देगा, इस क्वार्टर की देगा, तब वो प्रीपेड देगा। तो इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चों को ये वाला जो तरीका है, अगर समझ ना आए तो बता देते हैं। ये 15,000 था हमारा, ये 15,000 क्या था, टोटल पे किया हमने, टोटल पे किया है, और हमने असली में जो हमारा था वो था हमारा 9,000 रुपये, कितना 9, तो ये 15 में से 9 गया, ये भी हमारा 6,000 आ रहा है। तो किसी भी ढंग से आप देख सकते हैं, आपको ये लगाना है कि मेरे इस साल का 12,000 आना चाहिए। तो एक्सपेंस में हम कैसे शो करेंगे वो देखिए, हम एक्सपेंस में कैसे शो करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहां हम दिखाएंगे रेंट जो भी हो आपका, यहां पर आइए यहां पर हम दिखाएंगे रेंट 15,000, ऐड इस साल का आउटस्टैंडिंग, और ये लेस 6,000 करके बाहर 12 ही आएगा, बिकॉज हमें क्या करना था, मोटा मोटा 9,000 जो पे किया वो तो आना है, साथ में जो 3,000 आउटस्टैंडिंग था इस साल का वो भी ऐड करना था, तो वो हमने ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल बन गया 12,000। बट 9,000 हमें पता नहीं चलता, पेमेंट में तो 15,000 है, इसलिए हमने ये वाला स्टेप अपनाना पड़ा। फाइन। तो और ये रेंट आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, इस साल वाला क्लोजिंग लायबिलिटी में, और 6,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। तो पॉइंट नंबर हमारा हो गया 8। चेक करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में रेंट आउटस्टैंडिंग 6, और क्लोजिंग में भी आप
3 डाल देना यहाँ पे लास्ट में जाके 3000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देना आउटस्टैंडिंग रेंट 8 नंबर ये वाला, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट 3000 रुपीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको दिख जाए। चलिए, ये आउटस्टैंडिंग रेंट। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 यानी पूरा एनपीओ ये 10 पॉइंट में खत्म होने वाला है आज। पॉइंट नंबर 10 है हिडन एडजस्टमेंट, यानी इस तरह से यहां पर 9th में इस तरह का बहुत हॉट फेवरेट है। 7% इंटरेस्ट गिवन है हमें इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का, कितना 70,000। अब हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है फुल ईयर का, ये जो इंटरेस्ट है फुल ईयर का गिवन है, बट इन्वेस्टमेंट कौन सी है पूरे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आप दिमाग लगाइए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट फिर भी लिखा है कि इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है। तो अब आप बताइए आप कैसे करेंगे। यानी आपको यह कहा गया है कि आपके पास इंटरेस्ट तो रिसीव हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, तो आप कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट को x ले लेंगे, तो 7/100 ऑफ x इज इक्वल टू 70,000 और x आ गया हमारा 10 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में तो है नहीं, यानी इस साल तो परचेज नहीं करी, तो ये हमने 10 लाख का परचेज करी होगी पिछले साल, तो ये 10 लाख रुपीस ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगी। और बच्चों के स्माइल आ रही होगी तो कर चुके हैं बहुत बार, और क्लोजिंग में भी एसेट आएगी। ध्यान रखना ओपनिंग में भी और क्लोजिंग। कई बच्चे समझ नहीं पाते सर ओपनिंग में क्यों आ रही है, बताओ। अरे मेरे बेटे पेमेंट साइड में इस साल हमने परचेज नहीं करी, जो कोई चीज मैंने इस साल परचेज नहीं करी फिर भी इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे 12 महीने का, तो कॉमन सेंस है वो लास्ट ईयर मेरे पास थी। एक बात और, वो जो इंटरेस्ट है हमारा 70,000 का, ये इंटरेस्ट सिर्फ इनकम में आएगा मेरे बेटे, एसेट में नहीं आएगा। कि बच्चे बोलते हैं ये एक्रूड है क्या, नो, ये इनकम में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट 10th पॉइंट है क्या कि हमारा जो भी निकलता है बैलेंस निकलता है सरप्लस या डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर से, वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो कई बच्चों को कैपिटल फंड निकालने में दिक्कत आती है। अगर आपके एसेट्स बड़े हैं लायबिलिटीज से तो कैपिटल फंड, और लायबिलिटीज बड़ी हो एसेट से तो डेफिशिएंसी आती है। इस बार के सैंपल पेपर में आपके पास सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर मांगा है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं मांगी, बट मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि 6 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो वी कैन आस्क यू फुल फ्लेज, तीनों चीजें मांग सकते हैं। तो सबसे पहले एसेट साइड पे हमारा क्या आएगा, कैश, बैंक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, बुक्स, फर्नीचर, ये सब चीजें हमारी आएंगी। और लाइबिलिटी साइड पे क्या आएगा हमारा, लाइबिलिटी साइड पे रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन आ गई थी हमारे पास पिछले साल, यानी एडवांस इन द बिगनिंग, ये फॉर्मूले में ऐड होती है वो, और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर हम क्या ले लेंगे, कैपिटल फंड। तो देख लीजिए ये सारे एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज हैं और ये हमारा कैपिटल फंड आ गया। तो ये 10th पॉइंट है। अगर ये साइड बड़ी होती, कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड अगर बड़ी होती हमारी, तो हम क्या करते, हम लायबिलिटी एसेट साइड पे क्या लिख देते, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तो अगर ये कैपिटल फंड आया तो ये जाएगा लायबिलिटी में, और अगर डेफिशिएंसी आई तो कहां जाएगा, एसेट साइड में। गॉट इट। और अकॉर्डिंगली सरप्लस और डेफिसिट प्लस माइनस होंगे मैथ्स का फॉर्मूला करते हुए। अगर ये डेफिशिएंसी है और डेफिसिट आया है तो एसेट साइड पे दोनों ऐड हो जाएंगे। बट ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर डेफिशिएंसी है और सरप्लस है, डेफिशिएंसी भी और सरप्लस भी है, तो आप देखेंगे बड़ा कौन है। अगर डेफिशिएंसी बड़ी है तो एसेट साइड में डेफिशिएंसी माइनस सरप्लस, और अगर सरप्लस बड़ा है तो लायबिलिटी साइड में सरप्लस माइनस डेफिशिएंसी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये 10 के 10 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1 अबाउट सब्सक्रिप्शन, अभी हम एमसीक्यू में देखेंगे और वर्कशीट में देखेंगे सब्सक्रिप्शन के अलग अलग केसेस, वहां आपका सब्सक्रिप्शन स्ट्रांग हो जाएगा। यहां मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, वहां मैं आपको एसेस करूंगा, यानी मेरा प्रॉमिस था आपसे इस 7 डेज में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10 मार्क्स यानी 80 में से 10 मार्क्स आपका इस 10 पॉइंट में से कवर हो रहा है। बट आपको एक शीट बना के अपनी स्टडी टेबल के बाहर पेस्ट कर दीजिए और ये वर्कशीट को सॉल्व करके अपने एक अच्छे से जगह पे संभाल लीजिए। जब बोर्ड एग्जाम के ऑफ मिलेंगे या जब भी ये चैप्टर रिवाइज करना होगा तो वीडियो के साथ ये वर्कशीट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, वो भी जितने बच्चे हमें वेबसाइट पे देख रहे हैं accountsguru.info, या जितने बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। ऐप अकाउंट्स गुरु एंड्रॉयड यूजर के लिए यानी प्ले स्टोर में, और iOS यूजर के लिए माई इंस्टीट्यूट में जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ORG कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, वो है हमारा LXMWR, और बैच कोड जो इस वाले का था, इसका तो बैच कोड आपको पता ही है, बाउंस बैक है। आगे के लिए भी जो बैचेस आप रिक्वेस्ट भेजिएगा वी विल एक्सेप्ट। चले, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी इसमें आ रहा है। तो पहला पॉइंट था सब्सक्रिप्शन, दूसरा है सैलरी, थर्ड है हमारा स्टेशनरी कंज्यूम पार्ट निकालने का, फोर्थ है हमारा मैच फंड यानी स्पेशल फंड फॉर सर्विस, फिफ्थ है स्पेशल फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, सिक्स्थ था हमारा हिडन एडजस्टमेंट फॉर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, सेवंथ हमारा हिडन एडजस्टमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड इट्स इंटरेस्ट,
8th पॉइंट था हमारा, जितने भी क्वार्टरली ऐसे करके हम एक्सपेंसेस में आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग निकालने पे थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स का खास तौर पे रहता है ये वाला पॉइंट, वो भी कर लिया। और 9th पॉइंट था हमारा हिडन एडजस्टमेंट, और 10th पॉइंट है हमारा कैपिटल फंड यानी डेफिशिएंसी निकालना। तो ये थे 10 पॉइंट्स। चलिए अब आपके साथ में थोड़ा सा एक गेम खेल लूँ, यानी थोड़ी सी मैं आपको देखूं कि कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेते हुए वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। फाइन, ओके, सो नाउ लेट्स प्ले केबीसी, यानी कौन बनेगा सीबीएसई सुपर अचीवर्स। और ये हम वीकली करते हैं बच्चों के साथ, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ संडे संडे या सैटरडे नाइट्स को इस केबीसी में, तो जरूर जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ऐप और जो वेबसाइट में रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आप लोगों के साथ खेलते हैं। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का केबीसी। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आएगा, और मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि 30 सेकंड में कैसे क्रैक करने हैं वो क्वेश्चंस यहां होते हैं। बट अभी मैं आपसे सिर्फ इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जैसे ही मैं आपको ऑप्शन दूंगा वो जो घड़ी है वो चालू हो जाएगी जो है, ठीक है ना। तो चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, और बताइए क्या है आंसर। यस, द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट्स ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट इज नोन एज डैश डेफिसिट, सरप्लस, डेफिशिएंसी, कैश एंड बैंक बैलेंस। अभी अभी ताजा ताजा मैंने आपको पढ़ाया है, ताजा ताजा टेस्ट ले रहा हूं, और आज ही दूंगा वर्कशीट। वाओ, यानी एक चैप्टर आज स्ट्रांग हो जाएगा 80 में से 10 मार्क्स का, यानी सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ। और बार बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो बोर्ड में 10 में से 10 पक्का इस चैप्टर में से। बताइए आंसर। ओके, आंसर ए बी ए बी ए बी ए बी। बहुत बच्चे बी लिख रहे हैं, कोई बच्चे ए लिख रहे हैं। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चंस, जब हम बनाते हैं क्वेश्चन को, यही ब्यूटी है कि आपके माइंड से हम खेलते हैं। मैंने कहा था ना कि एवरीथिंग इज द फोकस, आपका फोकस हट गया इस क्वेश्चन से। कैसे? यहां मैंने आपसे पूछा द डेबिट साइड मोर देन द क्रेडिट साइड। अब बच्चे क्या करा, यहां तक पढ़ा, इसके बाद उन्होंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? इसके बाद उन्होंने सोचा ये तो वो है जो एग्जाम में आया था, प्री बोर्ड में आया था, यूनिट टेस्ट में आया था। आप समझ रहे हैं कि मैंने ये पूछा है डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर की ना। अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर की पूछता, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड की, तो वो आता हमारा क्या, डेफिसिट। कई बच्चे सरप्लस बोल रहे हैं इस हालत में भी, नहीं, सरप्लस आता जब क्रेडिट साइड बड़ी होती, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये तो दोनों आंसर नहीं हुए। तो भाई साहब हमने क्या खेला, गुगली डाली आपको। हमने बोला रिसिप्ट पेमेंट की अगर डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट से तो क्या आएगा, आपको बताया था ना। अगर यहाँ की साइड कैश अकाउंट या कैश बुक बड़ा हो तो यहाँ पे राइट में बाय बैलेंस डी आता है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। तो हमारा आंसर है डी। आई होप अच्छा लगा। और जो बच्चे फंसे हैं, ओह बच्चे कह रहे वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ सर अभी तो डिस्कस हुए थे। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। घड़ी चल चुकी है, 30 सेकंड में क्रैक करना है इस क्वेश्चन को जल्दी से। वंडरफुल 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 वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। मोस्टली बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, तो इसका मतलब आज आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई है। आई एम वेरी हैप्पी, सभी का मोस्टली आंसर सही है। और आंसर क्या है ये देखिए उसको समझने के लिए, कि यहाँ पर 50 आया था हमारे पास, एक मैच फंड यानी अभी बताया था स्पेशल फंड आपको, और उससे रिलेटेड हमारी इनकम भी आई है कोई, वो भी ऐड हो जाएगी, तो 80,000 टोटल बन गया। खर्चा हमारा हो गया 90। तो मैंने कहा था एक सिचुएशन में स्पेशल फंड INE में जा सकता है, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था, एरो बताया था कि इफ द एक्सपेंसेस आर मोर देन व्हाट द फंड, तो हमें पॉसिबल है वो INE में जाएगा। तो पॉइंट नंबर सी जो है 10,000 रुपए हमारा नॉर्मल एक्सपेंस बन जाएगा और INE अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन का मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, किसी को ये ना लगे कि सिंपल फॉर्मूला तो बता दिया, डिटेल तो करा ही नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये रहे आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने के बाद सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट सब्सक्रिप्शन, आई कैन वाउच। पढ़िए क्वेश्चन, और 30 सेकंड में क्रैक कैसे करना है वो आपको बताना है। और आई होप अच्छा लग रहा है आपको। तो अगर आप चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं कहीं भी, तो डू लीव योर कमेंट्स। अगर कमेंट्स की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है तो बताते रहिए कैसा लगा। वेरी गुड, थैंक यू। स्टूडेंट्स आर सेइंग सुपर्ब, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दिस इज व्हाट
वी एट अकाउंट्स गुरु जो हमारी टीम है बिलीव करती है क्या नया सा नया अच्छे से अच्छा करना, और इसमें सपोर्ट है हमारे पब्लिशर्स यानी रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके लिए हम लास्ट 25 ईयर से लिख रहे हैं टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, एंड योगेश सर इकोनॉमिक्स लिखते हैं, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी सेशन आने वाले हैं, तो बनिए रहिएगा हमारे साथ। और हमारी डिफरेंट कोई बुक्स हैं रेफर करते हैं उनका थैंक यू, सैम्पल पेपर्स हमारे 15+1 आते हैं, उन सभी का थैंक यू जो बच्चे फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं, इसलिए मैं वो आपकी बातें बताता जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मोस्टली आंसर बच्चों का गलत है, मोस्टली गलत है, और मुझे खुशी है कि गलत है ताकि आप नई लर्निंग लोगे। जब मैं बोल रहा हूँ गलत तो डोंट फील गिल्टी, डोंट फील गिल्टी कि सर मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है अभी भी, और फर्स्ट डे में इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है ना, आप इंप्रेशन बनाने आए हो यहाँ पे, आप इंप्रेशन बनाएंगे सीबीएसई के ऊपर। तो यहाँ का आंसर क्या था, खास बात बड़े ध्यान से सुनना, ये है मेंबर्स वाला क्वेश्चन। और मैं हमेशा अगेन लास्ट कितने सालों से 15 साल से मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, अब एक लाइन है मेरी फेमस हो चुकी है क्या कि रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो। इट्स अ प्रोप्राइटरी लाइन जो बोल बोल के पहले बचपन से अभी तक लाइनें चलती थी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लाइन बाय लाइन ऊपर से लेके नीचे तक ध्यान से पढ़ो। बट नहीं, अब हमारा उल्टा है क्या, वो तो था 1950 का की लाइन है कि ऊपर से नीचे ध्यान से पढ़ो। आप है नेटफ्लिक्स के बच्चे हैं, आप स्मार्टफोन एज के हैं। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो, यहां मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड पूछा है, ना कि फॉर द ईयर पूछा है। ये जमीन आसमान का डिफरेंस है, फॉर द ईयर और एट द एंड। अगर मैं पूछता सिर्फ ये बताओ कि इस स्टूडेंट से मुझे सिर्फ 12th की फीस कितनी लेनी है बची है, तो वो फॉर द ईयर। अगर मैं बोलता हूं इस स्टूडेंट से अब तक की टोटल फीस कितनी लेनी है, यानी 12th क्लास की भी ड्यू 11th की भी ड्यू मिला के टोटल बनती है, तो एट द एंड का मतलब है मुझे 11th की ड्यू प्लस 12th की ड्यू बतानी है। तो सबसे पहले 12th की ड्यू देखते हैं। 230 इंटू 125, 230 इंटू 125 बनता है 28,750, मैंने आपसे लेने थे। आया है हमारा 26,750, ठीक है सर, तो 2,000 लेना बचा है। तो कई बच्चों ने ज़्यादातर 2,000 आंसर दिए, उन लोगों ने ये लाइन नहीं पढ़ी जो लास्ट में था एट द एंड ऑफ मार्च, यानी पिछले साल जो मुझे 2750 लेना था उसमें से ही हैज पेड ओनली 2500, 250 अभी भी बचा हुआ है पिछले साल का, तो वो 11th का 250 हो गया और 12th का हो गया 2000, तो कुल मिला के हुआ 2250, एंड हमारा आंसर हुआ ए। आई होप आंसर अच्छा लगा। तो इस तरह के OTQ आपने करने हैं, तो मैं आपको OTQ भी करा रहा हूँ, थ्योरी भी बता रहा हूँ कैसे आएंगे, और अब आपको देखते हैं वर्कशीट भी कि क्या है वर्कशीट के अंदर। और वर्कशीट में आपको सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप खुद दिमाग लगाएं और खुद कॉन्सेप्ट को समझें कि जो मैंने आज कराया है आपको क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम आपकी डाउट्स ले सकें नेक्स्ट सेशन में यानी कल। तो ये है मेरे टॉपर्स आपके सामने वर्कशीट, और ये इसके 20 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। फाइन, आगे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मास्टरी के लिए चाहिए, मैं ये नहीं कहता, बट अगर आप इनको बार बार करते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे रेसिप पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये आपको बताना है। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन इनकम एक्सपेंडिचर बट नॉट इन रेसिप पेमेंट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं आंसर नहीं डिस्कस करना चाह रहा, बट मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दे दिए हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु टीम, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत ढेर सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1 मार्क के सारे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सारे आपके लिए इस वर्कशीट में लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल भी होगा, 12th क्वेश्चन में देखिए कंज्यूम पार्ट निकालना है मेडिसिन का आपको, वो भी है। 13th क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन है, यानी जो अभी हमने MCQ किया उसके पे बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने आपको हिडन एडजस्टमेंट कराया था 12% इंटरेस्ट करके, सेम टू सेम पॉइंट आपको मैंने कराया था, यानी जो भी कुछ आएगा क्वेश्चन 10 पॉइंट्स में से आएगा, जो मैंने 10 पॉइंट्स कराए हैं। अगेन 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन ये वाला सब्सक्रिप्शन बेस पे है, ये भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड फॉर द ईयर वाला, ये भी आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि समझ आया या नहीं आया। आई विल बी टेकिंग, डोंट वरी, मैं आपके साथ लूंगा क्वेश्चंस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं, कितना करूं और कहां से करूं, ये बहुत बड़ा डर है। वो डर आपको हमारी इस क्लासेस के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क का चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर, पासिंग के लिए सिर्फ 26-27 मार्क चाहिए होते हैं, 10 मार्क तो इसी में से आने वाले हैं, वो भी एक क्लास में। तो सोचिए अगर मैं एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, OTQ प्लस मैं वर्कशीट दे रहा हूं, और इसके बाद कहना चाहूं कि अब आपको कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर से, तो वाव फैक्टर आएगा या नहीं आएगा? लगेगा सर ये तो आपने डर ही निकाल दिया। अगेन बी पार्ट में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ये सब के सब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा फर्ज है आपसे करवाना, और आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। फाइन, देन
क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन 16 क्वेश्चन में है एक्सपेंस के ऊपर, कि अगर एक्सपेंस के बारे में हो, कितना पे किया पिछले साल का, कितना पे किया इस साल, कितना पे किया अगले साल का, और आउटस्टैंडिंग एज एट गिवन है। बहुत खानी में ट्विस्ट आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अब जब हम डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, और आज रात यानी 12 बजे से पहले पहले ये सॉल्यूशन सबके आ जाने चाहिए। गॉट इट। और टूर्नामेंट फंड का आ गया, देखिए ये बोर्ड 2019 की मैं बात कर रहा था, और वही बात आई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जो मैंने लाइव वीडियो में बोला था वो अगले दिन था। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखेंगे, बच्चे यहां तक लिख रहे थे सर पूरा पेपर आपने बताया वही था, यू आर द पेपर सेटर, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो मीन्स व्हाट, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऐसा मेंटोर जो आपको आपसे मिलवाए, आपके पोटेंशियल को एनहांस करे, और ये बताए कि येस यू आर मेड टू टॉप द बोर्ड एग्जाम। और ये सिंपल सा बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड, सारा वो है जो मैंने अभी अभी आपको स्पेशल फंड के बारे में बताया है। गॉट इट। सी पार्ट में भी स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, प्राइजेस, जनरल फंड, मैंने कहा था एक एक्सेप्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इनकम में जाता है, तो वो जरूर जाएगा। 18 क्वेश्चन कंज्यूम पार्ट, यहां पर आ गया पेड, अमाउंट पेड। जब अमाउंट पेड है तो हम क्या ओपन करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, वो मैंने ओपन करके दिखाया था आपको। परचेजेस निकाल के हम कंज्यूम पार्ट निकालेंगे। जिन लोगों को अकाउंट बनाने में तकलीफ आती है वो सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट्स, क्रेडिटर्स ऐड करेंगे एंड वाले, बिगनिंग वाले माइनस, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट द कंज्यूम पार्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए अमाउंट पेड की जगह अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज गिवन होता नीचे, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो क्रेडिटर्स को इग्नोर करते हैं, एडवांस भी गिवन होता तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो याद कर लीजिए, अगर हमें परचेजेस गिवन है तो हम क्रेडिटर्स और एडवांस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये रहा वो पॉइंट, बी पॉइंट। और 2011 कंपार्टमेंट में पूछा था, मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, वही क्वेश्चन हम बोर्ड में देते हैं। यहां परचेज गिवन है, कंफ्यूज कर दिया हमने बच्चे को, हो सकता है हम इसको 1 मार्क में दे दें क्वेश्चन, और बच्चा कहे सर 1 मार्क में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था, पता है आपको सर, स्टेशनरी गिवन थी सर, क्रेडिटर्स गिवन थे सर, नीचे परचेज भी गिवन था। मेरे बच्चों, अगर परचेजेस गिवन है तो क्रेडिटर्स और जो एडवांस पेड है वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं इस परचेज को निकालने के लिए। मैंने आपको अकाउंट दिखाया था बीडीसीडी करके, तो वो जो परचेजेस निकला है वो तभी तो निकला है जब ये दोनों एडवांस और दोनों क्रेडिटर्स एडजस्ट हो चुके हैं। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ब्यूटीफुल वर्कशीट, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए आपके लिए, यानी जैसे जैसा आपका दिमाग चाहता था उतना किया है। अगर आप बुक्स करते हैं, टेक्स्ट बुक्स करते हैं, तो बहुत इतने सारा बल्कि मटेरियल होता है जो आने वाले 2 महीने में आप नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको यही चाहिए कि कॉन्सेप्ट शीट के साथ, चीट शीट के साथ, नोट्स के साथ मुझे एक ऐसी वर्कशीट मिल जाए जो मुझे बल्ले बल्ले कर दे, और ये करने के बाद कोई गारंटी दे दे कि बोर्ड में इसके बाहर नहीं आएगा। वो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। फाइन। यहां देखिए एफडी इन्वेस्टमेंट की बात की थी मैंने आपको, पेमेंट साइड में 12%, वही है जो आपसे डिस्कस किया, हिडन एडजस्टमेंट। लेगेसी की बात करें, लेगेसी हमेशा नोट के साथ करना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इस साल रही है। तो यहां पर सीबीएसई ने इस बार यह कहा है कि अगर लेगेसी स्पेशल रिसिप्ट है, खास मकसद के लिए आई है, तो उसको हमें कैपिटल रिसिप्ट मानना है, अदरवाइज इसको हमें इनकम में लिखना है। बट अगेन पेपर में लिखा आएगा बिकॉज बहुत सारी क्वेरी है। तो आप ये मान के चलिए सिंपल लेगेसी है तो उसको नोट लिख के इनकम में डाल देना, अगर कोई मकसद या यूज गिवन है तो उसको लायबिलिटी में डालेंगे। एंट्रेंस फीस हमेशा हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे कैपिटल रिसिप्ट होती है, लायबिलिटी में जाएगी, कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 19th। और एडजस्टमेंट्स हमने गिवन है नीचे, जो नॉर्मल हमें एडजस्टमेंट आपको बताई है, 2 जगह जाती हैं। और लास्ट में 20th क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट गिवन है पूरे साल का, इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, वो ये आ गया 7% इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज का मतलब इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट को एक्स मानना है, और 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28,000 करके इन्वेस्टमेंट निकालना है, और वो इन्वेस्टमेंट 2 जगह जाएगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ये 28,000 सिर्फ और सिर्फ इनकम में जाएगा, सिर्फ इनकम में, ये एक्रूड नहीं है। रेंट 11 मंथ्स का पे किया तो 11 से डिवाइड करके 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो ये अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं आप, और ये हमारी है बुक्स जो मैं लिखता हूं, हमारी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज योगेश सर हम लिखते हैं मिलकर, और इकोनॉमिक्स योगेश सर का है। देन वी राइट, आवर टीम राइट, एंड आई ऑल्सो
टेक अ क्लोज लुक कि पेपर कैसे बन रहे हैं हमारी सुपरविजन में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। उसके बाद हमारी सीबीएसई परीक्षा आती है जो अभी लॉन्च हो चुकी है, जहां पे हम 3 सेट ऑफ पेपर्स बनाते हैं बोर्ड पैटर्न के ऊपर, और वो बच्चे बहुत बहुत यूजफुल होता है क्योंकि, और खासकर इस साल में बोर्ड में जाने से पहले पहले वो अभी ये करके जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की सॉल्यूशंस हैं, बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के जो 10 ईयर्स के हैं। फाइन, तो ये हमारा है आपसे आज का डे 1 का चैलेंज, और ये खत्म होता है हमारा चैलेंज आज का। तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे ये वर्कशीट, वीडियो आप 1-2 बार और देख लेंगे, और फिर ये आज रात को 12 बजे से पहले पहले आपने करना है सबमिट। जो सबमिट करेगा हो सकता है उसी तक ही कल का लिंक आए, वीडियो ओपन हो या लाइव का लिंक पहुंचेगा आपके पास। अदरवाइज एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज आपने इस चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया। हो सकता है फिर कभी किसी और मुकाम पे मिलेंगे उन बच्चों के साथ जो अभी भी सीरियस नहीं है। सो मान के चल रहा हूं सभी करेंगे, और जो लोग करेंगे वो जल्दी से बताओ यस। वंडरफुल 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 वंडरफुल। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज हु आर राइटिंग यस, एंड मिलते हैं जल्दी कल एक और टॉपिक के साथ, एक और नए धमाल के साथ और नई वर्कशीट के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।